यस सर, थैंक यू। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो नई शिक्षा नीति है, एनईपी 2020 जिसे हम कहते हैं, उसके नए गाइडलाइंस में मतलब जो दिस इज़ माय पेट, सो सॉरी अबाउट दैट, समवन इज़ देयर ऑन द गेट सो या सो एनईपी 2020 जिसे हम कहते हैं, तो उसका कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बेसिक चीज़ें उसमें जो उन्होंने इंक्लूड की है और ये चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर थोड़ा-सा उन्होंने प्रकाश डाला था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मुझे पिक्चर शेयर करना था बट हाउ कैन आई डू दैट? या आई कैन डू दैट आई थिंक, या नो, ओनली द होस्ट कैन शेयर। Hardik sir, can you please share? I am not the host. What you can do is, 1 minute. Who is the host? Bharti ma'am. Okay. So Bharti ma'am के इसमें शेयर स्क्रीन के बाजू में जो छोटा सा एरो आता है, उसमें यू कैन इन एडवांस्ड शेयरिंग ऑप्शंस। Oh wait, मुझे co-host बना दिया गया है. Okay, fine. I'll just change that. Yeah. All right. Now try it. Yeah. Yes, I can do that. या तो यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें जो बेसिक चीजें हैं उस पर थोड़ा-सा उन्होंने एक पिलर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमने कल डिस्कस किया। इसमें उन्होंने एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी की बात की है। तो क्वालिटी को लेकर उन्होंने एक बात ये बोली थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। जैसे गाँव में भी जो एजुकेशन सिस्टम होता है, जो हमारे गाँव की स्कूल होती है, जिला परिषद की जो स्कूल होती है, वो स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, सबका एजुकेशन इक्वल होना चाहिए, इस पर भी उनका ज़ोर है। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो और ये एक्सेस सभी को एक जैसे होना चाहिए। मतलब कि जो शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा ले रहा है, वही शिक्षा एक जिला परिषद के में पढ़ने वाले, जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी वही शिक्षा प्रणाली से और उसी का लाभ उसको मिलना चाहिए। तो ये जो खास चीज़ें हैं इसमें उन्होंने बात की है और किस तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं अपने स्कूल में, इसके लिए उन्होंने दीक्षा जो ट्रेनिंग है वो भी शुरू कर दी है टीचर्स के लिए सीबीएसई की। तो कल हम लोगों ने ये सब कुछ देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम जो ईसीसीई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो 0 टू 6 इयर्स का मेन फोकस करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ओवर टू यू सुविधा मैम एंड भारती मैम, थैंक यू। Thank you, Shirisha ma'am. Sir, can you please share the screen? Yeah, just a second. Yeah. Okay, just for the sake of the people who were not present yesterday, ये जो documents है NEP, NCF वगैरह जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, ये सारे बहुत easily available है online. So I'll show you how you can access them. If you just yeah, if you just search for NEP, पहला ही जो लिंक है education.gov.in, तो ये NEP final English जैसा है. Who is this excited person? Okay. All right. So yeah, so this National Education Policy 2020 का एक तो English वाला version है, and if you want this in Hindi, so you just search NEP 2020 Hindi, so you will get the Hindi version also. But
look for the education.gov.in वाला link. तो ये ठीक है. So we'll go with the English one today. अब इसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कल कर लिया था. 1 and 2 we are going to go with today. ओके, थैंक यू सर. तो अभी तक हमारा 10+2 ऐसा स्टेज पे चलते हैं. लाइक from 6 year onwards we go for standard 1. So it's like 10+2. But 0 to 6 years तक का कुछ नहीं रहता है. जितना करिकुलम जितने डेवलप हुए हैं वो सब 10 to 2 के लिए 10+2 के लिए हुए हैं, but 0 to 6 is ignored. But here it is shown that 85% of the child's brain they develop before the age of 6. तो ये चीज को ध्यान रखते हुए अब जो नया NEP पॉलिसी आई है उसमें the curriculum is developed from 0 to 3 and 3 to 6. तो ये पूरे yes, so it's like till 8 years it's a foundational thing. तो ये पूरा भी अभी के करिकुलम और पेडागोजी में ये भी चीजें डेवलप हुई है, which because क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम उधर ही होता है, एंड टू एंश्योर हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट ये चीजों पे ध्यान रखा गया है. नाउ वील कम टू पॉइंट 1.2. या अब ये जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल इन द सेंस अगर हम कभी क्लासरूम में जाते हैं तो वी प्लान आवर लेसन, सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड. अगर कभी देयर इज समथिंग, देयर इज अ इंक्वायरी फ्रॉम द चाइल्ड, कुछ क्यूरियोसिटी है, तो उस हिसाब से हमें अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा. वी कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग कि आज हमने ये सोचा है तो हमको यही लेना है. Then it has to be multifaceted, which is there has to be a different perspective for one thing. So like we integrate all the subjects and take it. तो एक टॉपिक को लेकर हम उसी को ध्यान रखकर हम उसमें मैथ्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, we integrate all the subject for one topic. So that is multifaceted. Multi-level. According to NEP, a teacher should take one class. I mean, should follow a class. I mean, अगर जो टीचर KG1 में है वही वो दूसरे सेट ऑफ KG2 में भी वही टीचर को कंटिन्यू करना चाहिए with the same set of children. तो because she is the one जो एक मदर टीचर का कंसेप्ट, मदर टीचर टाइप के रोल प्ले करते हैं. So the teacher should be from one level to another for the child. Then it has to be play-based, activity-based, inquiry-based, which should comprise of everything: the language, numbers, color, shapes, and the overall aim. ये सब क्यों उन्होंने डाला है? ताकि हमारे फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिकल ये सब डेवलपमेंट्स हो बच्चों में. To ensure all these developments, the curriculum, they are preparing a curriculum framework. एक curriculum prepare कर रहे हैं which will be for 0 to 3 or 3 to 8 years old. That's 1.3. Platinum, do you want to add anything? Nothing. Here they are focusing on the Indian culture also and the rituals which are happening around. Yes. You can explain in both languages so that there is no language barrier. Yes, sir. So
1.3 में बस वही हुआ है कि ये सारी स्किल्स जो भी फिजिकल मोटर स्किल्स, फिजिकल कॉग्निटिव, ये सभी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जो 2 पार्ट्स में रहेगा. One will be for 0 to 3 years old और दूसरा फ्रेमवर्क will be for 3 to 8 years old. और इसमें all kind of poetry, songs, stories, ये सब incorporate वो करेंगे for the teachers and for the parents also. And okay, so and 1.4 says कि मेन गोल क्या है इसका, ये क्यों इतनी पॉलिसी चेंज हुई है, so that to ensure education to all the levels. यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, जो they come from a low सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उन्हें ये इस टाइप की एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और वो जो परसेंटेज है that is maximum. So to ensure education to all those also, ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है और ये सभी अक्रॉस द कंट्री धीरे धीरे लागू होंगे. Slowly and steadily they will provide it across the country, and special attention and priority will be given for the socio-economic जो disadvantaged रहते हैं, जिन्हें नहीं मिल पाती है ये. और उसके हिसाब से ट्रेंड टीचर्स को, and teachers will be all teachers will be ECCE trained. Now 1.4 they say that it will be for socio-economically disadvantaged people, and वो कैसे they will be constructing आंगनवाड़ी और जो प्राइमरी स्कूल से भी कनेक्टेड रहे, और वो सभी उधर की जितनी टीचर्स रहेंगे they will all will be ECCE trained teachers. Then 1.5 okay, and these आंगनवाड़ी ये जो भी प्री स्कूल्स रहेंगे उनके क्लासरूम्स they all will be well ventilated and they have to be child friendly. Okay, and okay, then 1.6 it says that below 5 years the child has to be in KG2 with an ECCE qualified teacher. तो which अब ये तो अभी भी है कि 5 साल के बच्चे तक वो KG2 में ही रहेंगे, और सभी टीचर्स को ECCE क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. सब मेन फोकस यही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूड कॉग्निटिव, साइकोमोटर, सभी तरीके से फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट्स के लिए ये करिकुलम पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है. सर नेक्स्ट 1.7 में they have focused on the degree. If the teacher is 10+2 qualified, तो उन्हें 6 months का सर्टिफिकेट प्रोग्राम ECCE प्रोवाइड करेंगे, और अगर टीचर 10+2 से भी कम है जिनकी क्वालिफिकेशन, उन्हें 1 year का डिप्लोमा कोर्स करना जरूरी है ECCE का. एंड ये सभी ये पूरी की ये करिकुलम, ये पेडागोजी, ये सब स्कूल्स में चल रहा है. इसकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है, जो वो पूरा दे विल एंश्योर कि ये सब चीजें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर हो रहा है. I think I have covered all the points. Sirisha ma'am, Hardik sir, if you want to add anything. Yeah, just one correction here.
कुछ कुछ टर्म्स जैसा हम लोग कल भी देख रहे थे, कल शाम को व्हेन सुविधा मैम एंड आई वर डिस्कसिंग एंड गोइंग थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, कुछ कुछ टर्म्स उन्होंने थोड़े से कंफ्यूजिंग वे से यूज किए हैं जो मेरे ख्याल से हिंदी डॉक्यूमेंट में ज्यादा क्लियर है. फॉर एग्जांपल, यहाँ जो एक MHRD का उन्होंने मेंशन किया है, MHRD द बॉडी हैज ऑलरेडी बीन डिसॉल्व्ड एंड इट हैज बीन टर्न्ड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. And that was also a part of this new education policy, but I think they have mentioned it as MHRD क्योंकि काफी जो schools है, if you notice पहले उन्होंने mention किया है कि ये type का education या ये system of learning उनको हर स्कूल तक पहुंच रहनी चाहिए, इसलिए they have to talk about it like that. तो इसलिए जो वहाँ के टीचर्स है जो बहुत इजीली ये शिफ्ट नहीं समझ पाएंगे कि अरे एक पूरा डिपार्टमेंट शिफ्ट होके उसका नाम ही बदल गया है एंड वर्किंग सिस्टम बदल गया है, इसलिए they have still used the older names in this document. Yes, sir. In the Hindi document also it is the same. Manav Vikas Sansthadan, like human resource development. ठीक है. So if are there any points to be added or should we move ahead? I want to add up, like if we talk in Hindi कि ECCE में किस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमने बोला कि 0 to 6 ईयर का जो टाइम है उसमें हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैसे वो सिखाना चाहते हैं उस पर उन्होंने जो बेसिक एक्टिविटीज है उनकी बात की है. तो जैसे अक्षर भाषा ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया है. जैसे अक्षर भाषा, संख्या गिनती, रंग आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करने हेतु इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में काम करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है. तो ये सब बातें कहते हुए मुझे, इसलिए मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर बोलना है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये सब चीजें हम निगम में करते ही चले आ रहे हैं और इन्हीं चीजों पर उन्होंने फिर से फोकस किया है कि अगर आपको कोई बात समझानी है तो आप उसके कहानी के द्वारा ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं. किसी नाटक को लेकर आप उसको एक्ट कर सकते हैं तो उसके माध्यम से बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है. तो इन सारी एक्टिविटीज को उन्होंने ज्यादा जोर दिया है. इन सारी एक्टिविटीज के द्वारा आप समझा सकते हैं बच्चों को, ये उनका कहना है. So, हाँ, यही कहना चाहती थी मैं. That's it, सुविधा मैम. You can proceed. So now Bharti ma'am is taking it forward for point 2. yeah. Okay. Okay, so this point 2 मैं भी हिंदी में ही कोशिश करूंगी इसको पूरा पढ़ने की. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो जिसको हम बोलते हैं कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान. तो पढ़ना और नंबर का ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है, ये सबको ही पता है. हम मार्केट जाते हैं तो हमको दुकान शॉप्स के नाम पढ़ने आने चाहिए. कौन सा अगर हम दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो हमको नेम्स, रोड सब पता होना चाहिए. और सिंपल कैलकुलेशन जो होता है मैथ्स, तो हमको उसका भी काम पड़ता है. पर अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये सिंपल नॉलेज भी नहीं है और उनका नंबर मोर देन 5 करोड़ है. तो वो सब बच्चों को ये सिंपल चीजें है, मतलब एबिलिटी टू रीड, राइट, और जो नंबर है, बेसिक मैथ्स ऑपरेशन जो भी है, नंबर्स ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आना चाहिए जो अभी तक नहीं आ रहा है. तो ये आना चाहिए. तो ये सेकेंड पॉइंट में, ये पॉइंट के ऊपर ये ज्यादा जोर दे रहे हैं कि सबको लिखना, पढ़ना, मैथ्स, सिंपल मैथ्स आना चाहिए ताकि डेली रूटीन में जो भी मैथ्स कैलकुलेशन वो करते हैं वो उनको करते आने चाहिए. तो ये है 2.1. वो लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. देन वी हैव 2.2. ये जो साक्षरता, मूलभूत साक्षरता और ये संख्या ज्ञान
सब बच्चों को आने के लिए हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज लेनी चाहिए और किस टाइप का करिकुलम हम ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चों को स्टैंडर्ड 3rd तक ये सारी चीजें आ जाए। यानी बच्चा मैथ्स में अच्छा होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन, अगर हम कुछ पैसे लेके बच्चे को कोई शॉप में भेजे तो वो सिंपल अगर कुछ ला रहा है तो उसको कितने पैसे देना है, शॉपकीपर को कितना वापस लाना है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये सब कुछ ये मेन गोल है और जिसकी जरूरत सब किसी को लाइफ लॉन्ग पड़ती रहती है। ऐसा नहीं कि बस आज सीख लिया तो फिर वो काम नहीं पड़ेगा। ये चीजें ऐसी है कि ये हमको हमेशा आज भी, चाहे हम बड़े हो जाए या जो भी हो, तो ये चीज सबसे जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि एक इट्स अ नेशनल मिशन और उसके लिए वो एक कुछ ऐसे एक्टिविटीज के सेट्स बनाएंगे या फिर कुछ लिस्ट डाउन करेंगे कि ये टाइप की एक्टिविटीज लेंगे या ऐसा ऐसा कुछ करिकुलम में ऐड करेंगे तो ये सारी चीजें लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप हो जाएंगी बहुत अच्छे से। तो यही उन्होंने T2 में बताया है। देन वी हैव 2.3। तो ये 2.3 में तो इन्होंने सिर्फ यही बोला है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स और ZP स्कूल्स है और अदर स्कूल्स जिधर बच्चे तो होते हैं पर पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं होते हैं, तो दोज पोस्ट नीड्स टू बी फिल सून। तो ये उन्होंने वही बोला है इसमें। और जो भी टीचर्स होंगे वो उनके पर्टिकुलर डिग्री के साथ होने चाहिए, बस इसमें ज्यादा नहीं है। वेल ट्रेन टीचर्स होने चाहिए और अगर टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है वो तो उधर टीचर्स को जल्द से जल्द अपॉइंट कर देना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। देन वी हैव 2.4। Just one addition. Did you also talk about the numbers per class? Yes, numbers per class, no. In general, Okay. third. So यहाँ PTR, that is pupil to teacher ratio, that is student teacher ratio. यूनिवर्सली 30 से कम रहना चाहिए, क्लास में 30 लोग से कम ही रहना चाहिए। एंड आइडियली फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स या फिर इवन जनरली 25:1 रहना चाहिए। तो 25 से 30 लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास में रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। Yeah, I forgot that. Okay. तो अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर रहेगा और बैकवर्ड सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड जो बच्चे हैं उनके केस में ये अगर 25 बच्चे एक क्लास में है तो एक टीचर रहेगा। Is it sir? The same thing? हाँ, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उतना रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। Okay. Then again we have 2.4। इसमें जो हमने कल पढ़ा था कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये पता चलता है जब बच्चे फर्स्ट में जाते हैं या फिर किसी भी क्लास में, हम ऐसे पकड़ते हैं कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और हमने कोई एक टॉपिक सिखा दिया तो हम समझते हैं कि 20 बच्चों को आ गया तो मतलब सब बच्चों को आ गया। तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर 20 बच्चों को वो एक कंसेप्ट समझ में आ गई और 10 बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो टीचर का काम है कि वो इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस होता रहे कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 20 बच्चे अगर वो कंसेप्ट समझ पाए तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसा क्या कर रहे हैं या फिर किस तरीके से वो सेम एक्टिविटी ले रहे हैं कि बाकी के जो 10 बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है वो भी वो कंसेप्ट समझ पाए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस करते रहना है ऑन डेली बेसिस। तो ये वीकली भी हो सकता है, once in 15 days या फिर जैसे भी है। तो टीचर के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि सब बच्चों का सीखने का तरीका अलग होता है, ये हम बोलते हैं। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये आई थिंक हम तो करते रहते हैं, स्कूल में चलता है, हम हर एक बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। पर यही है कि कुछ स्कूल्स करती है, तो इधर इन्होंने फोकस किया है कि सभी बच्चों को उसी तरीके से जज किया जाए और सभी तरीकों को वो चांस, सभी बच्चों को वो चांस मिले। देन वी हैव 2.5।
सॉरी 2.6। तो 2.6 में इन्होंने वो दीक्षा ऐप के बारे में शेयर किया है, जो हमारे बहुत सारे टीचर्स ने एक्चुअली कर लिया है। उसमें ट्रेनिंग टीचर्स के लिए उन्होंने किया था, बट उसमें ये ऐप ऐसा है, इट वर्क्स लाइक अ गाइड। पेरेंट भी वो ऐप यूज कर सकता है जस्ट टू नो कि ये लेसन किस तरीके से बताया गया है। और अगर उनको घर पे बहुत बार पता नहीं चलता कि स्कूल में क्या हुआ है, तो वो ऐप की हेल्प से वो, क्योंकि अभी सबके पास फोन होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट, सारे टेक्स्ट बुक्स के नाम उसमें सब कुछ दिया गया है। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी सकते हैं, बाकी वीडियोस भी दिए गए हैं। तो वो उन्होंने बोला है कि वो एक अच्छा गाइड साबित हो सकता है, अगर पेरेंट्स को भी चाहिए है कि वो उनके तरफ से भी अपने इनपुट्स दे बच्चे की अपब्रिंगिंग में, तो वो उन्होंने ऐप के बारे में बताया है। और वो पेरेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर के लिए, सभी के लिए यूजफुल है। तो हमारे आई थिंक बहुत टीचर्स ने वो ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, जो भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से असाइन किया गया था। तो आई थिंक वो सब कंप्लीट कर चुके हैं अभी। नाउ वी हैव 2.7। 2.7 में उन्होंने बताया है कि अभी 1 minute ना. यस सर। Bharti ma'am, I'll just share the screen of the Diksha site so that the parents also come to know कि ये this is available as a website also. तो अगर ऐप नहीं इंस्टॉल करना है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके सर। Yeah, so if you can see here कि इसके कैटेगरीज हर एक के लिए अलग है. So this site is made in such a way कि टीचर्स के लिए भी यूजफुल है, स्टूडेंट्स के लिए भी डायरेक्टली यूजफुल है, पेरेंट्स के लिए भी, एंड स्कूल एडमिन्स के लिए अलग से. तो हर किसी का इंफॉर्मेशन रिसोर्स इस पे अवेलेबल है. थैंक यू सर। ये दीक्षा ऐप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर सर ने अभी हमको बताया भी हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबके लिए है, तो वो भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। देन वी हैव 2.7, जिसमें जो हमने बिफोर लॉकडाउन लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था, जो सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया था, और इसके रिजल्ट्स भी हमने देखे थे कि जो ग्रुप बनाए थे हमने बच्चों के, यानी छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चे, यानी ये 2.7 में बोल रहे हैं कि अगर बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू टीचर, तो अगर कोई बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड का और अगर सेकेंड स्टैंडर्ड का कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को बता रहा है वही कंसेप्ट या वही टॉपिक अच्छे से समझा रहा है, तो वो जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है वो बहुत अच्छा उसको समझ में जल्दी आ जाता है। तो ये हमने किया था, ये बहुत अच्छे से काम किया। इवन हमने प्री प्राइमरी में भी एक्टिविटी ब्लॉक स्टार्ट किए थे, जिसमें KG1 KG2 दोनों साथ में पेंटिंग और बाकी के एक्टिविटीज करते थे। तो इसमें हमने देखा कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा होती है, और वही चीज अभी इन्होंने इनकरेज की है कि पीयर लर्निंग होनी चाहिए। तो यही उन्होंने 2.7 में बताया है कि वी शुड इनकरेज पीयर लर्निंग। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं इसमें। मिक्स एज ग्रुप। हाँ, मिक्स एज ग्रुप। देन वी हैव 2.8। 2.7 में तो मैम सॉरी, लेकिन 2.7 में तो उन्होंने मतलब 1-to-1 ट्रेनिंग और 1-to-1 टीचिंग के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया है। हाँ, 1-to-1 इसके ऊपर भी किया है, पर वो बोल रहे हैं कि दिस इज 1-to-1 पीयर ट्यूटरिंग। हाँ, मतलब अपना एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बता रहा है। इन जनरल टीचर पूरा क्लास में बता देती है जो भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंसेप्ट सब, जैसे मैंने पहले ही बोला कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सबको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। पर अगर वही कोई फ्रेंड आके बता दे कि अब मैम ने तो अभी यही बताया था, ये इस तरीके से था, तो वो बच्चे के डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। पीयर ट्यूटरिंग। हाँ, रिटन देयर पीयर ट्यूटरिंग या पीयर ट्यूटरिंग। तो यही है, और कुछ तो आई डोंट थिंक इज देयर इन 2.7। सर, डू यू हैव टू ऐड एनीथिंग इन दिस?
2.7 or should I go ahead? No, I think it covers pretty much everything. But yes, if there are questions, then please tell us, so then we can pause and take up the questions. Yeah. Okay. Anyways, we are about to finish. There are only, I think, 2 or 3 more points are left. So 2.8, here they are focusing on the reading, means the child should read. तो हम ये बहुत बार देखते हैं कि रीडिंग के लिए हम बोल तो देते हैं और कि रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, बट बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश रीडिंग के साथ हेल्प कर सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से कर पाते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाते जिनकी मदर टंग ही मराठी हो या हिंदी हो या फिर कुछ और हो। तो इस समय में बहुत दिक्कत होती है पेरेंट्स को कि कैसे करना। तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरीज स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट तो डिजिटल लाइब्रेरी बोला, देन स्कूल लाइब्रेरी होती है, अपने हमारे स्कूल में भी है एक पब्लिक लाइब्रेरी। तो इन्होंने डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरी बोला है कि होनी चाहिए, जिससे बच्चा अपनी लैंग्वेज में, जो भी उनकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, मराठी, हिंदी या फिर जो भी है, वो लैंग्वेज के बुक्स पढ़ सके। क्योंकि अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है और अगर पेरेंट्स को मराठी या हिंदी आती है, तो जब तक रीडिंग की हैबिट डेवलप नहीं होती, जब तक उनको रीडिंग बहुत अच्छी नहीं लगती, तब तक पेरेंट्स भी बच्चों के साथ उनके मदर टंग में वो बुक्स पढ़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि लाइब्रेरीज होनी चाहिए और उसमें सभी लैंग्वेजेस की बुक्स होनी चाहिए। तो ये उन्होंने बोला है। देन 2.9, तो 2.9 तो उन्होंने ये बोला है कि जब भी बच्चे सुबह स्कूल आते हैं, तो अगर बच्चे, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं, तो बच्चों का डेफिनेटली मन नहीं होता है जो भी क्लास में चल रहा है। तो अगर बच्चे का ब्रेकफास्ट अच्छे से हो गया तो बच्चा अच्छे से स्टडी करता है। तो इधर उन्होंने वही बोला है, इन्होंने एग्जाम्पल वो कुपोषित बच्चों का दिया है, बट डेफिनेटली हम ये नॉर्मल बच्चों में भी देख सकते हैं कि अगर बच्चों का पेट भरा हुआ है तो वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और अगर नहीं है तो फिर उनको भूख लगती है तो उनका ध्यान नहीं रहता है। तो हम ये कर सकते हैं, जब भी बच्चे स्कूल आते हैं तो दे शुड हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड कम, और टिफिन में भी उनको हेल्दी होना चाहिए, जो भी दे रहे हैं, सब्जी, रोटी, सैलेड, जो कुछ भी है। तो जब भी बच्चे का मीन्स पेट अच्छा भरा हुआ रहेगा, स्टमक फुल रहेगा, तभी वो पढ़ाई पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। तो ये उन्होंने बोला है इन शॉर्ट। एंड फुल न्यूट्रिशन कंसिडर करते हुए, कि ऐसा नहीं कि बस चिप्स खिला दिया या कुछ ऐसे पेट भरने के लिए कुछ खिला दिया। उन्होंने इधर एक एग्जाम्पल भी दिया है। एक्चुअली उन्होंने कुछ स्कूल्स के लिए बोला है कि जो भी अगर कुछ स्कूल प्रोवाइड करती है खाना एंड ऑल, तो वो वहीं पर बना हुआ होना चाहिए, पर कुछ कुछ जगह पे अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने बोला है जैसे गुड़ के साथ मूंगफली या फिर कुछ ऐसे पीनट चिक्की वी कैन कॉल, ऐसे टाइप में कुछ स्टफिंग अगर हो मॉर्निंग में, अगर कुछ ज्यादा नहीं खा पाते हैं तो ये भी हेल्दी फूड है, न्यूट्रिशियस है, ये भी खाए तो अच्छा मतलब रहता है, बच्चे ये भी खा सकते हैं, ये बोला गया है। इसके साथ ही उन्होंने एंडिंग में ये बोला है कि हर बच्चे का एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे बच्चों का टाइमली हर मंथली चेकअप होता रहेगा। तो विल कम टू नो कि जो भी है ग्रोथ बच्चे की प्रॉपर हो रही है क्या नहीं हो रही है। और टीकाकरण के लिए आई थिंक वैक्सीन का है ये, तो आई थिंक हाँ बहुत बच्चों के वैक्सीन आई थिंक 5th तक या फिर आगे भी चलते रहते हैं। तो अगर हेल्थ कार्ड रहेगा सबका तो उस पर भी मतलब हम ध्यान दे सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट टिल 2.9. If sir you will have want to add anything, or Shirisha ma'am you can add on. I am just looking at 2.5 once. Yes, actually, sir, there
they have said, I think before first 3 month का कुछ वो module they were going to prepare. अगर in case ऐसे लगता है कि किसी बच्चे का कुछ छूट गया है और वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में आई थिंक फर्स्ट के लिए रेडी नहीं है या ऐसा कुछ है, तो वो एक 3 month का मॉड्यूल प्रिपेयर करेंगे जिसमें साउंड्स, नंबर्स, वर्ड्स, शेप्स, कलर्स, ये सारी चीजें वो मतलब इन्वॉल्व मतलब डालेंगे, और वो बच्चों का जो भी है जो छूट गया है या फिर बिकॉज ऑफ एब्सेंटिज्म अगर वो बच्चा नहीं कर पाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने वैसे ही बच्चा आगे प्रमोट कर दिया, तो उसका वो अलग से कुछ बोला है. Okay, I think this is related to the bridge that we had been discussing. कि हम लोग जो अब तक 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट KG2 से फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक ब्रिज रहना चाहिए बिकॉज द सेपरेशन इज टू बिग. द सेपरेशन इज टू बिग बिकॉज अब तक अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ECCE कंसिडर नहीं हुआ है. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि उसको मैनेज करते हुए we make this available through a 3-month course, and then the child will be ready to take up the first grade 1 का whatever. And grade 1 मतलब based on this module 5+4 नहीं 5+3+3+4 वाला जो है उसके बेसिस पे grade 1 and grade 2 will also be completely changed. CBSE का चेंज होगा. हम लोगों का जो KG2 का मॉड्यूल है वो लोग तो अभी अडॉप्ट करने वाले हैं ये, बट जो ग्रेड 1 से हम लोगों को बोर्ड का लिमिटेशन था, कोर्सेज का लिमिटेशन था, दैट आई थिंक विल चेंज. नहीं, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली विल चेंज. Okay, everyone who was listening, yeah. And one more Question thing to ये जो ब्रिज जो रहता है KG2 और फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो इन्होंने एक और चीज बताई है कि जब KG2 में बच्चे रहते हैं तो या अगर अब सेकेंड स्टैंडर्ड तक भी प्री स्कूल रहेगा, तो वो प्री स्कूल और प्राइमरी में दैट ट्रांजिशन शुड बी वेरी स्मूथ. So children from preschool should be taken to primary just to have contact with the teachers and their kids and the environment there. तो वो बच्चे अगर कुछ टाइम या 1-2 या जैसे भी कुछ टूर्स के जैसे एक्टिविटी टूर्स के लिए या ऐसा कुछ में वो बच्चों को जाना बहुत जरूरी है प्राइमरी स्कूल में टू हैव दैट स्मूथ ट्रांजिशन. That's all. Okay, Shirisha ma'am, do you want to add something? Any of the parents have any questions? Teachers, do you have any questions? Yes, sir, the same thing it is written over here in Hindi कि वर्तमान समय में ECC की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब वो जाते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं पाते हैं वो. तो ये प्लान कर रहे हैं कि 3 महीने का एक प्ले आधारित करिकुलम होगा, प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसमें गतिविधियां और वर्कबुक होगी जिनमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे. और इस मॉड्यूलर को क्रियान्वित करने में मतलब एक्टिव लागू करने में सहपाठियों और अभिभावकों का योगदान लिया जाएगा. और वो इसलिए किया जाएगा कि ताकि हर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब ऑनवर्ड्स पढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए ये जो 3 महीने का जो उन्होंने एक मॉड्यूल कोर्स बोला है वो लॉन्च करने वाले हैं. कि अगर कहीं लगता है कि KG2 में आने के बाद में बच्चे को थोड़ी सी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए थोड़ा बच्चा तैयार नहीं है, कभी डर होता है कि मैं वैसे एनवायरनमेंट में जाके कैसे कर पाऊंगा, तो बीच का जो ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 महीने का एक कोर्स डेवलप किया है
तो उसके माध्यम से बच्चा अपने आप को दोनों के बीच में फिट करने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयार हो जाएगा. दैट्स इट. Bharti ma'am, Suvidha ma'am, did you also take a look at how things are going to change for us? हम लोगों को क्या क्या changes लाने हैं या anything in that direction? Sir, I could only figure out that multi-level thing. कि मतलब पॉलिसी में ऐसे लिखे हैं कि it should be multi-level, where the teacher takes forward, one class. So if I don't know how to incorporate. Even this thing, the literacy and numeracy, we are actually doing the thing, but still we need to have more activities. Till at least till second standard तक, जैसा हम अभी तक KG2 तक लेते थे कि concepts के साथ हम बहुत सारे उनको games खिलाते थे, तो वो चीज हमें आगे भी करनी पड़ेगी, at least till second. So more of activities, more of games. क्योंकि ये चीज हमने नोटिस करी है कि बोर्ड पेन से बच्चे इतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं जितना वो एक्टिविटीज और गेम्स से समझ पाते हैं वही कंसेप्ट. तो we have to incorporate. That's all. Okay, so KG2 का KG1 KG2 का जो more or less system of working है वो extend होगा till second standard. Yes, sir. सर 2.8 को थोड़ा और फोकस करते हैं हम लोग. तो बेसिक जो भारती मैम ने बताया कि लाइब्रेरी की वो लोग बात कर रहे हैं और लाइब्रेरी में हर भाषा की किताब होनी चाहिए, जो भी मतलब रीजनल लैंग्वेज है उसकी. और अब हमारे स्कूल में जैसे सभी मातृभाषा वाले बच्चे हैं, जिन मातृभाषा के बच्चे हैं, हम वो किताबें भी अपने स्कूल में रख सकते हैं. तो और कैसा साहित्य होना चाहिए वो भी उन्होंने बताया है कि दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य. तो एक तो बच्चों को पढ़ने की उतनी आदत डेवलप करने के लिए उनकी मातृभाषा में अगर चीजें मिल जाती है तो उनको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ इसको भी हम पढ़ सकते हैं. फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उनको एक चीज आदत लग गई कि पढ़ना, किताबें पढ़ने की, तो फिर वो आगे किसी भी लैंग्वेज में जो भी उनको पढ़ाई जा रही है उस लैंग्वेज में भी वो किताबें पढ़ सकते हैं. तो मेन उन लोगों का फोकस इस बात पर है कि बच्चे को रीडिंग हैबिट जो है डेवलप करना चाहिए बच्चे में, चाहे फिर वो किसी भी लैंग्वेज की किताब से पढ़ने में उसे अच्छा लगता हो, चाहे वो मराठी की कोई कहानी पढ़ना चाहता हो या हिंदी या फिर गुजराती या फिर बंगाली गानों की जो किताब, कुछ भी वो पढ़ सकता है जो उसे अच्छा लगता है. और उसके बाद में जैसे उसमें रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है तो वो लेटर और उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग दूसरी किताबें भी पढ़ने की उसको एक आदत ही लग जाती है. तो वो लाइफ लॉन्ग उसको हैबिट एक होनी चाहिए. तो ये बचपन से ही ध्यान देना है कि लाइब्रेरी हमारी जो है अच्छी एनरिच्ड हो सभी लैंग्वेज की बुक्स के साथ में. तो इस पर थोड़ा फोकस किया है उन्होंने. I think one more very interesting thing that they have mentioned is about the volunteers part. जो 2.7 है, उसमें talks about how every literate member of the community could commit to teaching one student or person how to read. One student or person, मतलब जरूरी नहीं है कि an adult will only teach a child. A child can also teach an adult, and so on. It would change the country's landscape very quickly. States may consider establishing innovative models to foster such peer tutoring and volunteer activities.
as well as launch other programs to support learners in this nationwide mission to promote foundational literacy and numeracy. तो schools की इस हिसाब से एक ये भी ड्यूटी रहेगी कि जो बच्चे हैं they'll also be involved in volunteering activities in maybe other schools, maybe other sections of the society जहाँ पर schooling पहुँच नहीं पाती है and so on, and that way peer learning and peer tutoring will also happen. Okay, I think that pretty much completes it. So now we'll just wait for a few minutes for questions and any additional observations. I think ये जो है this is a bit थोड़ा ऊपर मतलब आगे का दिया है उन लोगों ने कि the way we have CCE, that is continuous comprehensive evaluation, उसी तरह से for older youth मतलब college and high school and all, you will have something called CPD, that is continuous professional development. नहीं educators के लिए है ये. Okay, so this is mostly for teachers in both schools and colleges and universities के continuous professional development courses रहेंगे उनके. ठीक है, so I guess that ends it.